Hello, hello, check. So friends, audio, video, everything is clear. Are you ready? क्या करने वाले हम लोग आज? आज डे 2 है हमारा इस बैच का, और हमें क्या करना है? क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। कल मैंने आपको बोला था रीड करने के लिए, जो रिवीजन मटेरियल आपको दिया था उससे आपने रीडिंग किया है। उसके हद तक कोई डाउट है आपको? पक्का? क्योंकि वो पार्ट मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको डाउट रहेगा उसमें भी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वो सब कुछ अवेलेबल है, उसका एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। चाहिए तो एक काम करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाल दूंगा, ताकि आपको डायरेक्टली उस चैनल पर उधर मिल जाएगा वो लेक्चर। ठीक है, हम मेन कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं। एक्स्ट्रा अगर आपको डिटेल रिवीजन चाहिए तो उधर भी अवेलेबल है इस चीज़ का। ठीक है, तो देख लेना, अगर डिटेल रिवीजन चाहिए तो वो कर लेना, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, लेट्स हैव प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एमसीक्यू डिस्कशन। आप सबने आपके मटेरियल में देखा ही रहेगा कि आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास ये रहा, करेक्ट? इकोनॉमिक्स, which economics deals with the idealistic situation? What is the meaning of the word idealistic situation? जो होना चाहिए, आइडियलिस्टिक। मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, ऐसे होना चाहिए, समझ गए? आइडियलिस्टिक, हाँ। तो ऐसा कौन सा इकोनॉमिक्स है जो डील करेगा आइडियलिस्टिक सिचुएशन के साथ, मतलब कैसे होना चाहिए? इसका मतलब ये कौन सा है? नॉर्मेटिव है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? सजेशन आ रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सजेशन गिविंग। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? नॉर्मेटिव। आई होप सबने यही सोचा रहेगा, घर में भी आपने यही सोचा रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया ना घर पे? बाय द वे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बैच का कोई यूज नहीं है। याद रखिए, हम लोग गाइडिंग फैक्टर है, आप लोगों को ही मेहनत करना है। साथ में हम जितनी मेहनत कर सके उतनी करेंगे, बट अल्टीमेटली एंड मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डैश इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द इकोनॉमिक फिनोमेना अकॉर्डिंग टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पॉजिटिव, कॉज एंड इफेक्ट, किस चीज से क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। कॉज क्या था? स्मोकिंग। और इफेक्ट क्या है? इंजurious टू हेल्थ। ये क्या बन गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट। Therefore you should not smoke, ये बन गया नॉर्मेटिव, क्योंकि मैंने आपको सजेशन दे दिया। समझे? तो ऐसा कौन सा इकोनॉमिक्स है जो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करेगा? पॉजिटिव। तो नॉर्मेटिव किसके बारे में बात करेगा दोस्तों? सजेशंस, मतलब बन गया एथिक्स। ये सेम चीज नॉर्मेटिव के लिए आंसर क्या आएगा? एथिक्स। वो भी लिखिए, एक एमसीक्यू में अपन 4 पॉसिबिलिटीज कवर कर रहे हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के लिए यही आंसर आना चाहिए, इथिक्स। जैसे पॉजिटिव के लिए आता है कॉज एंड इफेक्ट, नॉर्मेटिव के लिए आएगा एथिक्स। आर यू वेरी क्लियर? सर इथिक्स क्यों सर? ऐसा होना चाहिए, तू ऐसा कर, तू वैसा मत कर, क्या बन गया? एथिक्स। नेक्स्ट, which of the following statement regarding market economy is not true? Which of the following statement regarding market economy is not true? मतलब आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, बोलिए। गवर्नमेंट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कौन से इकोनॉमी में होता है? सोशलिस्टिक। ये किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटलिस्टिक मतलब मार्केट। कैपिटलिस्टिक मतलब मार्केट, तो ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ा ना गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल जीरो, करेक्ट? तो फिर मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है? मार्केट में इंपॉर्टेंट है प्राइस, मार्केट में इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर सॉवरेंटी, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। और मार्केट इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है कि एफिशिएंसी अचीव करोगे प्रॉफिट मोटिव से। प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर, ताकि ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हुआ ना एफिशिएंसी अचीव। देखो, आप जब आंसर पढ़ते हो ना, तो एक आंसर मत पढ़िए, उसके साथ 4 ऑप्शंस होते हैं, तो चारों पढ़िए, ताकि आपके एक साथ एक एमसीक्यू की जगह 4 अलग अलग चीजें कवर हो रही है। ओके एवरीवन? तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको? बी, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर है बट रॉन्ग स्टेटमेंट है एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू अदर इकोनॉमिक सिस्टम, national income is more often evenly distributed in which economy? कमांड इकोनॉमी। सर ये कमांड इकोनॉमी तो पढ़ाया नहीं सर आपने। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम है
कमांड इकोनॉमी, तीसरा नाम है फुल्ली प्लान्ड इकोनॉमी, फुल्ली प्लान्ड इकोनॉमी। समझे? तो यहां पे आंसर आएगा कमांड इकोनॉमी। नेक्स्ट केस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू कंसिडर टू बी नॉर्मेटिव वन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि नॉर्मेटिव है? ए नहीं होगा? ए नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? उधर शुड लिखा है ना सर। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रिजल्ट इफ एन इकोनॉमी हैज हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डोंट यू थिंक दिस इज फैक्ट? दिस इज नॉट अ सजेशन बट दिस इज फैक्ट। व्हाट इज वो बोला है। इसमें कॉज एंड इफेक्ट दिख रहा है क्या आपको? क्या नहीं? अरे है ना, कॉज एंड इफेक्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो। कॉज क्या है बोलो? हायर इन्वेस्टमेंट्स। इफेक्ट क्या है? फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। आर यू जेपिंग? समझ रहा है क्या? तो सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है चेंजिंग द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग द इकोनॉमी देन यूजिंग टैक्सेशन। इज इट फैक्ट? नो, दिस इज पर्सनल जजमेंट। वैल्यू जजमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वैल्यू जजमेंट, मतलब सजेशन। समझे क्या? तो इसमें सजेशन आ गया, इसका मतलब ये बन गया आपके लिए नॉर्मेटिव वन। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल लीड टू हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। वापस से कॉज एंड इफेक्ट आ गया, जो चीज होती है वही बोली गई है। करेक्ट? जितना एम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा, लोगों के हाथ में पैसा उतना ज्यादा आएगा, इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगा। लास्ट चीज बोलते हैं the average level of growth rate in the economy was faster in 1990s than 1980s। ये भी तो जो हुआ वही बोला ना, फैक्ट बोला, सजेशन नहीं दिया। करेक्ट? तो करेक्ट आंसर इज बी। In which type of economic system can efficiency be achieved only when demand for various products is accurately estimated and resources are allocated accordingly? मार्केट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक सिस्टम में एफिशिएंसी तभी अचीव होंगी जब डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एक्यूरेटली एस्टिमेट किए जाएंगे और रिसोर्सेस अकॉर्डिंगली अलोकेट किए जाएंगे। क्या लगता है आपको? सब लोगों को लगता है मार्केट इकोनॉमी है। बिल्कुल सही लग रहा है क्या आपको सबको? देख लीजिए आपका आंसर क्या है इस केस में। मार्केट इकोनॉमी वालों, क्या है आंसर? कमांड इकोनॉमी। सर ऐसे कैसे सर? क्या क्या? यस, कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट है। सपोज तुम खुद गवर्नमेंट हो और ये इकोनॉमी है, तो तुम क्या करोगे? पहले कंज्यूमर का सोचोगे कितना रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से रिसोर्स अलोकेट करोगे। किस चीज का रिक्वायरमेंट कितना है वो देखकर गवर्नमेंट अलोकेट करता है रिसोर्सेज को, कि ये कितना बनना चाहिए, वो कितना बनना चाहिए, एक्स कमोडिटी कितनी बनेगी, वाई कमोडिटी कितनी बनेगी। ये सब काम फिर गवर्नमेंट का रहेगा। कितना रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंगली कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ कितने डाइवर्ट करना चाहिए। मगर मार्केट इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट इकोनॉमी में एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। समझे कि नहीं एवरीवन? तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा कमांड इकोनॉमी। तो अब जब ये आंसर गलत गया है आपका, तो इसको अपने एलडीआर लिखना चाहिए। एलडीआर लिखो सब लोग, एलडीआर। सर एलडीआर क्या होता है सर? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लास्ट डे रिवीजन, लास्ट डे रिवीजन। तेरे को ये क्वेश्चन देख के जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन तेरा गलत गया था। समझे? yes, next question says norms of behavior which satisfies the requirement of social rationality of economic activity are established by। क्या होगा? बोलिए। norms of behavior which satisfies the requirement of social rationality of economic activity। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते वक्त आप नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर मतलब कैसे बिहेव करना चाहिए। क्या हो गया? नॉर्मेटिव। क्यों नॉर्मेटिव हुआ? सजेशन गिविंग आ गया ना फिर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा?
नॉर्मेटिव। सर नॉर्मेटिव क्यों आया सर? बिकॉज नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर बताया जा रहा है आपको। सोशल रैशनैलिटी मतलब सबके हित में जो तुमने बिहेव करना चाहिए वो बताया जा रहा है। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है बोला जाएगा आपको, समझे कि नहीं? तो ये बन गया आपके लिए सजेशन गिविंग, मतलब बन गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चंस थे। यस, आ जाइए हम लोग चार्ट बुक पे आते हैं। यस माय फ्रेंड्स, रेडी हो सब लोग? अगले चैप्टर के लिए रेडी हो सब लोग? चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पर हाँ, आप सबको वैसे बाय द वे यूट्यूब चैनल का लिंक दिख है, नाम दिख ही रहा है। 2 चैनल है, PS एकेडमी एंड CA प्रशांत सारडा। तो इन दोनों चैनल पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। बाय द वे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक अलग से वो लेक्चर के लिंक अलग से भेज दूंगा आपको, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए, ठीक है? नाउ कम टू डिमांड एंड सप्लाई। सबसे इजी चैप्टर माना जाता है बट सबसे लेंदी चैप्टर भी है, और एग्जाम में बार बार इस पर क्वेश्चंस आते ही है। ओके, तो इग्नोर तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली पढ़ेंगे, ठीक है? डिमांड क्या होता है दोस्तों? डिमांड 5 चीजों का कंपोजिशन होता है। पहला चीज डिजायर, डिजायर मतलब क्या होता है? वांट। दूसरी चीज एबिलिटी टू पे, व्हाट इज एबिलिटी टू पे? हमें खरीदने की लेवल है, हमारी औकात है, इन शॉर्ट, ठीक है? तीसरी चीज विलिंगनेस टू स्पेंड, विलिंगनेस टू स्पेंड मतलब क्या हुआ? हमें खर्च करने की इच्छा भी है। और चौथी चीज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, डिमांड इज ऑलवेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए डिमांड को बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? फ्लो कंसेप्ट। क्योंकि कोई भी चीज जब तुम एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हो तो वो बन जाता है फ्लो कंसेप्ट। कोई भी चीज तुम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हो वो बन जाता है स्टॉक कंसेप्ट। कैपिटल आपका स्टॉक कंसेप्ट है, बट डिमांड आपका या सप्लाई आपका फ्लो कंसेप्ट है। क्योंकि जब आप डिमांड बोलते हो तो एक पूरे पर्टिकुलर पीरियड का डिमांड होता है, वो सप्लाई बोलते हो पूरे पर्टिकुलर पीरियड का सप्लाई होता है। बट तुम कैपिटल बोलते हो तो उस वक्त का कैपिटल होता है जिस दिन तुम मेजर कर रहे हो। सेम लाइक योर ट्रेडिंग PNL बैलेंस शीट। ट्रेडिंग PNL क्या होते हैं? पूरे साल के फिगर्स होते हैं, बट बैलेंस शीट क्या होता है? उस 31 मार्च का फिगर होता है। तो अपने इकोनॉमिक्स की भाषा में ट्रेडिंग PNL क्या बन गए? फ्लो कंसेप्ट, जबकि बैलेंस शीट बन गया स्टॉक कंसेप्ट। आया बात समझ में? तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या है? फ्लो कंसेप्ट है। नाउ दे आर सेइंग दैट डिमांड मींस डिजायर और विश टू बाय एंड कंज्यूम अ कमोडिटी और सर्विस बैक्ड बाय एडुकेट एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, ठीक है? तो हमने डिमांड के बारे में क्या क्या बोला? डिजायर। तो आपको यहां पर डिजायर नजर आ रहा है क्या? डिजायर और विश टू बाय, करेक्ट। सेकंड चीज क्या बोली आपने? एबिलिटी टू पे, दिख रहा है एबिलिटी टू पे। तीसरी चीज क्या बोली आपने? विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू स्पेंड, करेक्ट। चौथी चीज आपने बोली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस। पांचवी चीज क्या है? एट वेरियस प्राइसेस। तो वो यहां लिखा नहीं है बट ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड दोस्तों? ऐसे फैक्टर्स जिन पे आपका डिमांड डिपेंड करता है, ओके तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। Demand for a product depends upon number of determinants or variables. The study of the relationship between the demand and its determinant is essential for business. Do you understand? अगर मेरा बिजनेस है तो मुझे पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर क्यों डिमांड करते हैं, कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर डिमांड करेंगे। तो उसमें नो डाउट बाकी चीजें भी आएंगी, मगर मेन इंपॉर्टेंट चीज आएगी टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यस और नो?
यस तो वैसे ही जब तक मुझे मेरे डिटरमिनेंट नहीं स्टडी करने मिलेंगे तो तब तक मेरा सेल्स कैसे बढ़ेगा। वैसे ही हर फर्म अपना डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड स्टडी करेगा तो ही तो उसका सेल बढ़ा पाएगा वो। इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द मार्केट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, सपोज हम लोग ये स्टाइलस पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्टाइलस पेन कितना बनाएंगे वो कैसे समझेगा, पहले डिमांड तो निकालना पड़ेगा ना भाई। इसी को तो डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। याद आया आपके सिलेबस में वो भी कवर्ड है बाय द वे, डिमांड फोरकास्टिंग। यहाँ पे लिखा है डिमांड इज नथिंग बट डिजायर टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे एंड डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। यहां पर आप लिख सकते हो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम होता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फ्लो कंसेप्ट। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इसलिए इसको बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। yes definitely I will provide you the soft copy of this notes, don't worry. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला आइटम क्या आता है, प्राइस। बोलिए प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया तो डिमांड ऑफ एक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है, कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। लिखते जाइए मेरे साथ साथ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कितने गुड्स आते, दो आते। पहले सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे, प्राइस ऑफ वाई अगर बढ़ता है तो डिमांड फॉर एक्स क्या होगा। अरे सोच के बोलो ना, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा है तो तेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है, क्योंकि लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट को छोड़ के तेरे गुड्स खरीदेंगे तो तेरे मेन गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। खुद का बिजनेस सोचे ना, सब समझता। हाँ तो प्राइस ऑफ वाई बढ़ा, तू एक्स कमोडिटी बेचता है तो खुश हो जा क्योंकि अब तेरे कस्टमर बढ़ेंगे और तेरा डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। क्या रिलेशनशिप दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डेबिट नहीं है वो, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है ऑनलाइन वालों, डेबिट नहीं है वो भाई। अब बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइस ऑफ सी अगर बढ़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और मेन गुड्स तो साथ साथ में यूज होते हैं, तो तेरा मेन गुड्स को यूज करने का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पेट्रोल महंगा हो गया तो ऑब्वियसली कार एंड बाइक यूज करना कॉस्टली हो जाएगा एंड कार एंड बाइक का डिमांड कम हो जाएगा। कॉमन सेंस। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी क्या हो जाएगा, कम। क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, करेक्ट। इनकम ऑफ हाउस होल्ड को वाई बोलते हैं, वाई। सर वाई क्यों बोलते हैं, बिकॉज आई इज टेकन बाय इन्वेस्टमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं वाई। अब ये मत पूछना सर वाई क्यों बोला, अवेलेबल था बोला, ठीक है। अब अगर इनकम जो है वो बढ़ जाता है आपका तो नॉर्मली गुड एक्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। दिस इज विच रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। बट यहां पर एक एक्सेप्शन भी है। अगर ये गुड्स जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम स्टडी कर रहे हो, वो गुड्स अगर इंफीरियर क्वालिटी के तो फिर ऑटोमेटिकली तेरा इनकम बढ़ने के बाद तेरे इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। वो तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो सर वो भी लिख देते हैं सर इधर, ऐसा नहीं है। तुम जब पढ़ते हो गुड्स तो नॉर्मल गुड्स सोचकर पढ़ते हो, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स, क्या लगता है आपको, इन चीजों के तक जितना टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा लगेगा उतना डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा ना। उतना तुम्हारा डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। जितना टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा लगेगा उतना तुम्हारा डिमांड बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है, डायरेक्ट। जितना कंज्यूमर हैबिचुअल रहेगा उतना गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, करेक्ट। अदर फैक्टर्स भी आते हैं। ये अदर फैक्टर्स जो है ना, ये मार्केट डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। किसको, मार्केट डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। तो सर नीचे ऊपर वाले फैक्टर्स क्या आते हैं सर, इंडिविजुअल डिमांड को इंपैक्ट करने वाली चीजें थी ये। ऊपर वाले जो फैक्टर थे वो इंडिविजुअल डिमांड को इंपैक्ट कर रहे थे, इंडिविजुअल डिमांड। तो अब मार्केट डिमांड के अंदर आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा उतना डिमांड ज्यादा रहेगा। एजुकेशन ऑफ पीपल जितना ज्यादा रहेगा उतना लैपटॉप कंप्यूटर्स का डिमांड ज्यादा रहेगा। और अगर
एजुकेशन ऑफ पीपल कम रहेगा तो उतना हैमर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, इनका डिमांड ज्यादा होगा। मतलब दो चीजें मैंने समझाई आपको, एक अनस्किल्ड वर्क और एक स्किल्ड वर्क। आई होप यू गॉट द लॉजिक। देन वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन जितना हॉट रहेगा, कोल्ड आइटम्स का डिमांड उतना ज्यादा होगा। इन दिनों बहुत ज्यादा बरसात अगर गिर रही होगी तो आपको लगेगा चाय पीना है, बट अगर बहुत ज्यादा धूप है तो आपको लगेगा कि कोल्ड आइटम्स जैसे कि कोल्ड कॉफी या जूस कुछ पी लेते हैं। सही है ना? मगर इन दिनों तो दोनों हो रहा है, ठीक है ना? सुबह अचानक से धूप, अचानक से शाम में बरसात, कुछ भी हो रहा है। तो वेदर सिचुएशन ऑफ रीजन ऑब्वियसली हमारे डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जितना डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, इक्वल मतलब सबके पास पैसा है, तो ओवरऑल उस मार्केट का डिमांड ज्यादा होगा। बट अगर मेरे इकोनॉमी में सब लोग तुम लोग हो, मगर लेट से फर्स्ट बेंच वालों के पास 90% इनकम है और बचे हुए बेंचेस के पास 10% इनकम है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इस इकोनॉमी को ओवरऑल डिमांड कम रहेगा। जेपिंग क्या वर्सेस इसके दूसरी इकोनॉमी कौन सी थी, जिसका पूरा इनकम सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑब्वियसली हम सबके पास भी पैसा होता, इनके साथ साथ हम सबके पास भी पैसा होता, तो ऑब्वियसली ओवरऑल डिमांड हमारे इस इकोनॉमी का ज्यादा होता क्योंकि सबके पास पैसा है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज विल इंपैक्ट द डिमांड, यस, बाय टू मींस। पहला आता है टैक्स, टैक्सेस, और दूसरा आता है सब्सिडीज। पहला आता है टैक्सेस, दूसरा आता है सब्सिडीज। टैक्सेस किसी चीज की अगर बढ़ जाए, जिसको जीएसटी बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे केस में उस चीज का प्राइस बढ़ेगा और हमारा डिमांड कम हो जाएगा। किसी चीज पर सब्सिडीज अगर बढ़ जाती है तो वो चीज का एंड कंज्यूमर को लगने वाला प्राइस कम हो जाएगा और फिर उसका डिमांड बढ़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सब हम लोग रियल वर्ल्ड में कॉमनली देखते हैं, तो लिखने की भी जरूरत नहीं, आप सबको पता है। समझे? नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी डू यू थिंक विल अफेक्ट योर डिमांड? यस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो रहेगा उसका डिमांड ज्यादा रहेगा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी रहेगा डिमांड कम हो जाएगा। डू यू बाय नोकिया 3310? नो, बट डू यू बाय लेटेस्ट एप्पल फोन्स? यस, टेक्नोलॉजी। देन लास्ट इज नेचुरल कैलामिटीज। अगर नेचुरल कैलामिटीज रहेंगे तो डिमांड अलग चीजों का होगा, फायर एक्सटिंग्विशर्स या अर्थक्वेक आ गया तो फिर ऑब्वियसली यू कैन से हम लोग लोगों की लाइफ सेविंग जो आइटम्स रहेंगे उसको डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर सब जगह सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो हम लोग इन चीजों का डिमांड नहीं करेंगे। तो नेचुरल कैलामिटीज आल्सो अफेक्ट योर डिमांड। फ्लड्स आ गए, नो डाउट यू विल नॉट डिमांड मोर वाटर, ऑब्वियसली फ्लड्स आ गए। बट अगर ड्रॉट है तो तुम वाटर का डिमांड ज्यादा करोगे। जेपिंग। अब बात करते हैं दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड की। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डू यू एग्री? जिसको जनरली मैं दो शब्द यूज करता हूं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर डिक्लाइन की जगह यहां पर क्या बोलेंगे अपन लोग? कॉन्ट्रैक्शन। आगे लिख दो उधर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन लिखा तो भी चलेगा, कॉन्ट्रैक्शन। Expansion, contraction. If the price of the commodity falls, the quantity demanded for it will expand, will rise. Do you agree? Expansion, contraction कब यूज हो सकता है? जब मेन गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है और उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, तब तू यूज करता है वर्ड एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। एंड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्लाइन और इट विल कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट? कॉन्ट्रैक्शन फिर से आ गया, बिकॉज प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ जाएगा तो एक्सपांशन। क्लियर? अब दोस्तों जो भी डिटरमिनेंट हमने पढ़े थे ना, उन डिटरमिनेंट के बारे में इधर लिखा हुआ है। प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगा तो डिमांड फॉर एक्स कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है सबको? देन इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। आप सबको ये शब्द पता है क्या? प्राइस इफेक्ट।
अब इसके अंदर दो आइटम आते हैं प्राइस इफेक्ट के अंदर। पहला आइटम आता है इनकम इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम है रियल इनकम इफेक्ट। क्या होता है सर ये, क्या होता है? जब जब तेरी चीज का दाम बढ़ेगा, तेरा पैसों का, इनकम का, परचेजिंग पावर कम होगा। डू यू एग्री? और इसकी वजह से तेरा कमोडिटी का डिमांड कम होगा। डू यू एग्री? इनकम इफेक्ट में या रियल इनकम में इनकम नहीं चेंज होता, मगर उस इनकम का परचेजिंग पावर चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये बात याद रखो। कॉमन मिस्टेक बाय स्टूडेंट्स, इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट, इनको लगता है इनकम चेंज हो गया। इनकम नहीं चेंज हुआ है। मेरा इनकम 12,000 था, 12,000 ही है, मगर 12,000 में पहले जितने गुड्स एंड सर्विसेज आते थे, अब प्राइस बढ़ने के बाद कम गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं। समझे क्या? अच्छे दिन। तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे इनकम में आने वाली चीजें कम हो जाएगी क्वांटिटी वाइज। इसी को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तो लोग तुम्हारे गुड्स छोड़कर दूसरों के गुड्स पे जाएंगे। अगर दूसरे गुड्स का प्राइस चेंज हो गया, बढ़ गया, तो वो उधर से स्विच होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब एक चीज को छोड़कर दूसरे पे शिफ्ट हो जाना। मैं चीज की बात कर रहा हूं, एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। आपके मेन गुड्स को छोड़कर लोग दूसरे गुड्स पे जा रहे हैं, या दूसरे गुड्स को छोड़कर आपके मेन गुड्स पर आ रहे हैं। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट वाज इनकम इफेक्ट? परचेजिंग पावर ऑफ योर इनकम गेट्स या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज। परचेजिंग पावर डिक्रीज कब होगा? जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे। करेक्ट, वेरी गुड। और परचेसिंग पावर इंक्रीज कब होगा? जब प्राइसेस गिर जाएंगे। आई होप यू आर क्लियर। तो व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स टू से यू, दिस सेंटेंस सिंपली सेज यू दैट कि जब जब तेरी चीजों का दाम चेंज होता है तो डिमांड चेंज होता है ड्यू टू प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दो चीजें आती है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई होप सब कुछ क्लियर है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, इस पे अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्राइस इफेक्ट मतलब क्या? इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या? या व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट? कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस एक कंसेप्ट पर। आर यू क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेन एंड इंक की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस इंक का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सा है? इंक। कभी भी याद रखो, मेन गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। तो इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इंक का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड फॉर पेन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सही है ना? एंड सब्स्टिट्यूशन गुड्स की हद तक बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा लिया गया है? कॉफी। तो प्राइस ऑफ कॉफी अगर बढ़ जाए तो कॉफी पीने वाले लोग कॉफी छोड़कर टी पर आ जाएंगे। करेक्ट। फिर इनकम फॉर इंफीरियर गुड्स अगर बात करेंगे तो इनकम को आय बोला इन्होंने, बट आय की जगह वाई भी बोल सकते हैं। वाई बोलना चाहिए टेक्निकली। आपके फाउंडेशन की हद तक उसको आय बोला तो भी चलेगा, क्योंकि आपके फाउंडेशन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आते नहीं है, बट जैसे ही इंटर में जाओगे तो इन्वेस्टमेंट आता है। तो आई इज इनकम हियर। इनकम बढ़ गया तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा ना। अरे तेरा इनकम बढ़ गया, तू फैमिली को इंफीरियर गुड्स खिलाता था, क्या और खिलाएगा क्या? नहीं, तू उसको छोड़कर नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स खिलाएगा। करेक्ट। व्हाट अबाउट नॉर्मल सुपीरियर गुड्स? इनकम की हद तक इनकम अगर बढ़ गया तो नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। डू यू ऑल अग्री? अजम्पशंस की बात करेंगे तो मानो मैं आपको एक वन लाइनर अजम्पशन बन सकता है इस लॉ ऑफ डिमांड का। कोई बताएगा? व्हाट इज वन लाइनर अजम्पशन? सेट्रिस पैरिबस। ये तो डायरेक्टली दो वर्ड का अजम्पशन हो गया। ऑल फैक्टर्स ऑन विच योर डिमांड इज डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस ऑफ मेन गुड्स। सो इतने बड़े सेंटेंस का मीनिंग क्या था? तेरे मेन गुड्स के प्राइस को छोड़कर बाकी जितने भी चीजें हैं डिटरमिनेंट की लिस्ट में, ये देखो ये डिटरमिनेंट की लिस्ट थी, इस डिटरमिनेंट की लिस्ट में जितनी भी चीजें लिखी है सब कांस्टेंट अज्यूम कर लो, एक को छोड़कर, प्राइस ऑफ मेन गुड्स। सर उसको क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस को चेंज करता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड इज चेंजिंग योर प्राइस। यू कैन नॉट अज्यूम
प्राइस टू रिमेन कांस्टेंट। वो भी किस चीज का प्राइस? सिर्फ मेन गुड्स का प्राइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए अजम्पशन नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बट पढ़ लो एक बार। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं? सब्स्टिट्यूट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों गुड्स आते हैं, करेक्ट। Then no change in consumer income, no change in taste and preference, no expectation about future changes in the price. The law will not apply to goods which have prestige value. Prestige value जिन चीजों में उनके लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो बन जाता है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, इफ यू रिमेंबर। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल दोस्तों? इट इज नथिंग बट टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम है। पहला प्राइस ऑफ द मेन गुड्स और दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द मेन गुड्स। इट इज a tabular representation of quantity demanded of the commodity to the change in the price, and that is known as demand schedule, जिसके अंदर कॉलम नंबर 1 आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड और कॉलम नंबर 2 आ रहा है प्राइस। किसको पहले चेंज करते हो आप? प्राइस को। उसकी वजह से क्या चेंज होता है? क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप यू आर क्लियर। तुम कभी क्वांटिटी डिमांडेड नहीं चेंज करते हो, तुम चेंज करते हो प्राइस। उसकी वजह से चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो फिर डिमांड कर्व क्या होता है? यही टेबल को तुम अगर ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे तो इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। वही अपना ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाला। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। तो जब जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा तब तब डिमांड कर्व आएगा, करेक्ट। और जब जब टैबुलर रिप्रेजेंटेशन आएगा तब तब डिमांड शेड्यूल आएगा। आर यू क्लियर एवरीवन? मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द शेड्यूल दैट शोज द टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस बाय ऑल कंज्यूमर्स ऑफ अ मार्केट एट वेरियस प्राइसेस। मतलब इन शॉर्ट, प्राइस है 5, 6, 7, 8, मार्केट में कंज्यूमर्स है एक्स वाई जेड। तो अपन क्या करेंगे? 5, 6, 7, 8 प्राइस लिखेंगे, एक्स वाई जेड, और बाद में लास्ट कॉलम विल बी टोटल। मार्केट में कितने बायर्स है? 3, सिर्फ 3। सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? यस, 3 बायर भी पॉसिबल है, 2 बायर भी पॉसिबल है, 1 बायर भी पॉसिबल है। इसी को तो मार्केट में हम लोग स्टडी करते हैं, मोनोप्सोनी है। मोनोप्सोनी इज, मोनो मतलब सिंगल, पी सोनी मतलब बायर, मोनोप्सोनी। सिंगल बायर मार्केट को बोलते हैं मोनोप्सोनी, समझे? तो हो सकता है ऐसा कि सिंगल बायर भी हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है सर? यस हो सकता है, आपको आगे सिलेबस में समझेगा, ठीक है। नाउ आपके पास 3 बायर्स है एक्स वाई जेड। अगर आपने तीनों का टोटल ले लिया तो उसको क्या बुलाएंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब आप मार्केट डिमांड शेड्यूल प्रिपेयर करते हो ना, तो आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एडिशन करते जाते हो, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, फिर टोटल, करेक्ट। तो हम लोग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एडिशन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लैटरल समेशन। क्या बोलते हैं? लैटरल समेशन। एक के बाद तीसरा अगर होता, दूसरा नहीं होता, तीसरा होता, तीसरे के बाद पांचवा होता, ऐसा एडिशन अगर होता तो उसको अल्टरनेट समेशन बोलते हैं। आप कौन सा समेशन कर रहे हो? लैटरल। और दूसरी बात, आप लेफ्ट से जा रहे हो आगे राइट की तरफ, एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, फिर टोटल। इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट इट इज डैश एंड डैश समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स, लैटरल एंड हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। लिखिए, वहां पर जगह रहेगा तो लिख लीजिए। 2 वर्ड्स तो लिख दीजिए यहां पर मार्केट डिमांड लिखा हुआ है, एक लिखिए लैटरल एंड दूसरा लिखिए हॉरिजॉन्टल। ओके, समझ में आया? नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड इज नथिंग बट फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। तो अपन ने दोनों देखा था, याद है आपको? प्राइस ऑफ द मेन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री आता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हाउस होल्ड,
टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिसको हमने हैबिट भी बोला। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के वहां पर 3 आइटम आते हैं, मालूम है आपको? एक आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एक आता है स्नॉब इफेक्ट, और एक आता है विबलन इफेक्ट। मालूम है आपको? ये तीनों चीजें जो होती है ये प्रेस्टिजियस गुड्स के हद तक होती है। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज करने वाले ये 3 आइटम्स होते हैं। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज करने वाले ये 3 आइटम्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, विबलन इफेक्ट। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? बस मुझे भी वैसा चाहिए, ये पेन चाहिए मुझे, उसके जैसा फोन चाहिए मुझे, ये जो अपन बोलते ना, ये ऑब्वियसली अपने अपने से भारी पेन है तभी बोलते हो, अपने से भारी फोन है तभी बोलते अपन। इसका मतलब प्रेस्टिजियस गुड्स के तक जो दूसरों को देखकर आप बोलते हैं ना, मेरे पास भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो ये हो जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। क्या नाम है उसका? बैंड वैगन इफेक्ट। BAND, बैंड, वैगन आर का वैगन होता है ना, VAGON, वैगन इफेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? बैंड वैगन इफेक्ट। ओके, दूसरा वर्ड लिखा है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो कॉमन हो गया वो नहीं चाहिए, जो अनकॉमन है वो चाहिए। मैंने क्यों बोला उसके जैसा पेन चाहिए? बिकॉज तुम्हारे जैसे पेन कॉमन दिख रहे हैं मेरे को सबके पास लगभग, मगर उसका पेन अलग दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला? मुझे वो चाहिए। तो इसका मतलब मुझे कॉमन नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। फिर विबलन इफेक्ट इमीडिएटली पिक्चर में आता है, लेट्स गो फॉर अनकॉमन, हाई क्लास। तो वो पेन चाहिए बिकॉज वो अनकॉमन हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्नॉब इफेक्ट बोलता है कॉमन चीजें नहीं चाहिए, विबलन इफेक्ट बोलता है अनकॉमन चाहिए, हाई क्लास चाहिए। समझे? ये तीनों चीजें आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को इफेक्ट करती है। यस। देन कमिंग टू नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ओवरऑल डिमांड को चेंज करने वाला आइटम। जितने कंज्यूमर्स ज्यादा रहेंगे उतना डिमांड बढ़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अपन ने ऑलरेडी कवर किया, जितना इवन रहेगा उतना ओवरऑल डिमांड ज्यादा रहेगा, जितना अनइवन रहेगा डिमांड उतना कम रहेगा। एंड एज एंड सेक्स कंपोजिशन, जैसे कि मेल फीमेल इधर आएगा, करेक्ट? अगर कंट्री में फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो अलग अलग कमोडिटीज डिमांड होगा, मेल पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो अलग कमोडिटीज डिमांड होगा। वेयर एज एज की हद तक बात करेंगे तो चिल्ड्रन, यूथ, ओल्ड एज, 3 चीजें आती है यहाँ पर। चिल्ड्रन पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो अलग चीजें डिमांड होगी, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो डिमांड अलग चीजों का होगा, ओल्ड एज पॉपुलेशन रहेगा तो डिमांड अलग चीजों का होगा। तो ये आपके मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं। Then friends, exceptions to law of demand. What is the meaning of exceptions? ऐसे फैक्टर्स जो लॉ ऑफ डिमांड पे, लॉ ऑफ डिमांड उन पर नहीं चलता है। जैसे कि गिफन पैराडॉक्स, जिसको बोलते हैं अपन गिफन गुड्स। गिफन पैराडॉक्स इज नथिंग बट गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनो। ऐसे इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स जिनको तुम रिपीटेडली बाय करते हो। बोलो एक बार। ऐसे इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स जिनको हम रिपीटेडली बाय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है जो स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर्स व्हाइट एंड ब्लू, व्हाइट कलर का बेस, ब्लू कलर के स्ट्रिप्स, स्लीपर, समझता? ये स्लीपर्स का जो गुड है, ये गिफन गुड है या इंफीरियर है या दोनों है? क्या 50-70 रुपए में मिलती है वो, तो इंफीरियर तो बनी गई। क्वालिटी इतना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। स्लीपर बेचने वाले के पास तुम आओगे 70 रुपए के स्लीपर खरीद के, अगले दिन बोलोगे अरे इसका सोल बहुत ही कड़क है, कंफर्ट लेवल मिसिंग है। वो बोलेगा भाई पैसा लगता है इसके लिए, 70 रुपए में क्या जान लेगा? मतलब वो गुड्स कौन से हैं? इंफीरियर। ठीक है, मगर रिपीटेडली परचेज होते हैं क्या? स्लीपर एक गरीब इंसान रिपीटेडली परचेज करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये बन गया ओनली इंफीरियर। मगर लो क्वालिटी व्हीट, लो क्वालिटी बाजरा, लो क्वालिटी फूड ग्रेन्स, जिसको हम राशन का सामान बोलते हैं, 2 किलो 4 रुपए, 2 रुपए किलो 4 रुपए किलो में मिलता है। उसमें ढूंढना पड़ता है कंकर कितने हैं, फिर अनाज साइड में करना पड़ता है। कंकर साइड में नहीं होते, उसमें अनाज साइड में होता है। आप समझ रहे हो? ये होता है लो क्वालिटी
गुड, और डू यू थिंक हम ये रिपीटेड बेसिस पे परचेस करेंगे? यस, 100% यस। क्यों? क्यों? क्योंकि इनको रिकरिंग बेसिस पर ही डिमांड करना पड़ेगा ना अपने को। समझे क्या आप लोग? यस, तो ये क्या बन गया? इंफीरियर गुड भी है और गिफन गुड भी है। अंडरस्टूड प्रॉपरली? यस, तो ये बन गया आपके गिफन गुड्स। इनका प्राइस बढ़ने के बाद क्या होता है? इनका प्राइस बढ़ने के बाद इनका डिमांड बढ़ता है। सर क्यों सर? ये तो ऑलरेडी इंफीरियर है, गिफन है, तो इनका डिमांड क्यों बढ़ेगा सर? एक गरीब इंसान अगर अपने पूरे इनकम में से 10 केजी इंफीरियर गुड्स के अंदर, सपोज 10 केजी रिक्वायरमेंट के अंदर सपोज 9 केजी इंफीरियर खरीदता है, 1 केजी नॉर्मल खरीदता है, तो अब अगर इंफीरियर का दाम बढ़ गया तो वो क्या करेगा? अरे सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। ये देखो, 10 केजी रिक्वायरमेंट है अपना, 9 केजी अपन इंफीरियर खरीदते एट द रेट 80 रुपीज पर केजी, ठीक है। 1 किलो अपन नॉर्मल गुड्स खरीदते 350 रुपीज के रेट से, मतलब नॉर्मल क्वालिटी का कितना रेट है? 350 रुपीज। अब अगर ये 80 रुपए का आइटम इंफीरियर वाला 100 का हो गया, तो भाई साहब हम गरीब है, ये मत भूलो पहले। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 1 किलो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और मजबूरन पूरा का पूरा 10 केजी यही खरीदना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज कॉल्ड गिफन गुड्स, जो पहली बार सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इनका नाम ही गिर गया गिफन गुड्स, गिफन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब कंट्रोवर्सी, कि कुछ अलग हो रहा है, उल्टा हो रहा है इसमें। प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? इसी एग्जांपल में अगर 80 रुपए का दाम 100 के जगह 50 हो जाता, तो क्या करते दोस्तों आप? तो हम क्या करते बोलो? सर अब 50 रुपए हो गया तो सर और 10 किलो खरीद लेंगे सर। नहीं, फिर हमारा परचेसिंग पावर बढ़ गया। 50 रुपए हो गया ना, तो हमारा मनी का परचेसिंग पावर बढ़ गया, तो हम 1 केजी की जगह 2 केजी ये खरीदेंगे और 9 केजी की जगह इसको 8 केजी कर देंगे। गरीब क्या सोचो, गरीब क्या होगा? आपके पास जो 80 रुपए किलो में मिल रहा था वो 50 रुपए में आ गया, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? उसको कम खरीदोगे, एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट करोगे। समझा क्या एवरीवन? तो इनके अंदर जब जब प्राइस घट रहा है डिमांड घट रहा है, जब जब प्राइस बढ़ रहा है डिमांड बढ़ रहा है। इज इट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड? नो, देयरफॉर these are called as exception. Understood? Shall we stop here? See you tomorrow guys. Tomorrow means day after. Okay, bye bye.